नमस्कार, आप देख रहे हैं महासंग्राम और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बीजेपी ने यूपी मिशन 2027 को लेकर अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्रियों को जगह दी गई है। इसके साथ ही पार्टी ने 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम का भी ऐलान कर दिया। बीजेपी ने इस बार संगठन में जातीय समीकरणों को साधने की खास रणनीति अपनाई है। यही वजह है कि नई टीम में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और सवर्ण समाज के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की नई टीम अखिलेश के पीडीए की काट बन पाएगी या नहीं। आज चर्चा इसी पे करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। यूपी बीजेपी में बदलाव, कितना सटीक चुनावी दांव। नई टीम का ऐलान, बन गया मेगा प्लान। अखिलेश के पीडीए की काट, बीजेपी का ऑल जाति कार्ड। सत्ताईस का रण, किसका मजबूत समीकरण। बीजेपी ने लखनऊ से दिल्ली तक चले मंथन के बाद साल 2027 के यूपी चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। माना जा रहा है कि 27 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यह सियासी बिसात बिछाई है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। बीजेपी की इस नई टीम में 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 19 मंत्री। वहीं बीजेपी ने उपाध्यक्षों के नामों के ऐलान में जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा है। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक सवर्ण जातियों के साथ साथ ओबीसी और दलित समुदाय का खास ख्याल रखा है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 4 ठाकुर जाति से उपाध्यक्ष बनाए हैं, तो ओबीसी समुदाय की अलग अलग जातियों से 8 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज से 3, वैश्य समुदाय से 2 और 2 दलित समाज के नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि नई टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। 27 के चुनाव में सटीक समीकरण साधने के लिए उन सभी नामों पर भी विशेष फोकस किया गया है जो अपने क्षेत्रों में ठीक पकड़ रखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह उपाध्यक्ष, सपा की पूर्व बागी विधायक पूजा पाल उपाध्यक्ष, पश्चिम यूपी से फायर ब्रांड सुरेश राणा उपाध्यक्ष, दिनेश प्रताप सिंह यूपी बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किए हैं। इस पर मैं उनको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और यह दायित्व मेरे लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पार्टी के विचारधारा, सिद्धांतों और संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करूँगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई कार्यकारिणी के जरिए जाति के साथ क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कवायद की है। बीजेपी ने अपने संगठन को देखते हुए प्रदेश को 6 जोन में बांटा है। पश्चिमी यूपी का बीजेपी ने गुर्जर समुदाय से आने वाले नवाब सिंह नागर को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है। इसे सपा के गुर्जर वोटों को साधने के दांव का काउंटर प्लान माना जा रहा है। बीजेपी का मानना है कि मजबूत संगठन ही चुनावी जीत की सबसे बड़ी चुनौती है।
यही वजह है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने संगठन को नए सिरे से तैयार करने का दांव चला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद भोला सिंह जी। भोला जी, आज उत्तर प्रदेश के संगठन की लिस्ट आ चुकी है। पूजा पाल हो या फिर देखिए नीरज सिंह हो, ऐसे तमाम नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जिनको उपाध्यक्ष, मंत्री, इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। नागर साहब का नाम भी लिस्ट में है। देखिए, मैं जो उत्तर प्रदेश की भाजपा की नई टीम घोषित हुई है आज, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूती के साथ में, जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी का संगठन है, बहुत मजबूत होगा और आने वाले 2027 में ये टीम बहुत मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। अब देखना होगा कि नई टीम बीजेपी को 27 में जीत की हैट्रिक दिलाने में कितनी कामयाब होती है। इस नई टीम का असर आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति पर कितना पड़ता है। माना तो ये भी जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की नई टीम अखिलेश के पीडीए की गांठ है और अगर ऐसा है तो किसका समीकरण कितना मजबूत होगा, इसकी परीक्षा होने में ज्यादा वक्त नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो सवाल यही है कि 27 का रण है और किसका समीकरण सबसे मजबूत है। चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कृष्ण मोहन जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रजनीकांत वशिष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजनीकांत जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। और चर्चा की शुरुआत में आज आप ही लोगों से करना चाहूँगा, संजीव जी और रजनीकांत जी। बाद में मैं कृष्ण जी के पास और पूजा जी के पास जाऊँगा। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि जब आपने इस लिस्ट को देखा, क्या लगता है कि इस लिस्ट को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि 2027 के मिशन में बीजेपी ने पीडीए की काट ढूंढ ली है? संजीव जी। देखिए अभिषेक जी, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में फूक फूक कर कदम रख रही है और वो चाहती है कि किसी तरह से कोई कमी न रहे। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे, 22 अगस्त 22 को उनकी कार्यकाल उनके समाप्त होने के बाद में वो आए और 22 में आए और 25 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद में पंकज चौधरी आए। इस बीच में एक बहुत बड़ी घटना भारतीय जनता पार्टी के लिए हुई कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सीटें जो थी वो लगभग आधी सीटें कम हो गई और वो सिमटती हुई दिखी। और उसमें विपक्ष के लोगों ने जितने खुल के अपनी बात रखी और कहा कि ये पीडीए की वजह से इस तरह से वो मात खाया है और पीडीए के लोग नाराज हैं या पीडीए के लोग हमारे तरफ झुकाव रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसी कमी को मजबूत करने के लिए पंकज चौधरी को लाया और वो सब जानते हैं कि जाहिर सी बात है कि जब वो आएंगे तो अपनी नई टीम बनाएंगे ही बनाएंगे। और लंबे समय के बाद में टीम में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी कोशिश यही है कि जो जो कमियां रह गई थी उस कमियों को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि आज के वक्त में 10 साल होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास कामों की एक लंबी फहरिस्त होनी चाहिए जिसके आधार पर वो फील्ड में जाए और लोगों को बताए। वही विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं, उनके कुछ ऐसे काम बीच में हुए हैं जिसकी वजह से वो घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। या अंतरकलह, अंदरूनी आपस में खींचतान, जिस तरह की बात है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो सफलता पाई थी, दूसरी बार आते आते और लोकसभा के चुनाव 24 तक आते आते वो बिखराव दिखाई दिया। थोड़ा सा जहन में एक बात आती है, जब लगातार आप जीतते हैं तो आपको लगता है कि छोटी छोटी पार्टियों का कोई महत्व नहीं है, इनको जाने दो, उनको जाने दो, छोड़ दो। लेकिन जब वो अपने आप में उनको ऐसा लगा कि इन छोटी पार्टियों का भी महत्व है और प्रतिशत वोटों का प्रतिशत छोटा ही क्यों ना हो, छोटे छोटे को ही बना के या जोड़ करके बड़ा प्रतिशत एक बनता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है और उसी की वजह से ये नया संगठन, जिस तरह से नई एक टीम तैयार की गई है, वो पंकज चौधरी के हिसाब से टीम तैयार की गई है। वो उम्मीद यही करते हैं कि इस टीम के आधार पर शायद पिछले वाले रिकॉर्ड को वो दोहरा पाए। लेकिन ये आसान नहीं है उनके लिए, वो भी ये बात समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो है ही। ठीक है रजनीकांत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि जब आपने इस लिस्ट को देखा जो बीजेपी ने अपनी नई
टीम तैयार की है उत्तर प्रदेश की। इस टीम को देख करके आपने क्या महसूस किया, क्या लगा आपको? और सबसे बड़ी बात कि इसमें जब हम देखते हैं तो हर क्षेत्र को और जातियों को साधने की पूरी तरीके से कोशिश आपको नजर आती है कि हर जाति वर्ग को साधने की कोशिश है। रजनीकांत जी, शायद आप म्यूट हैं। जी अभिषेक जी, मैं ये कह रहा था कि इस लिस्ट को देखने के बाद में एक बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को, जो संगठन बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी दल के लिए चुनाव में जाने के लिए, तो संगठन में जो है सभी को साथ लेकर के, सभी वर्गों को, सभी जातियों को साथ लेकर के, साथ जोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की। इस तरह मोहरे अपनी सजाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कहा जा रहा था कि सवर्णों को थोड़ा नाराजगी थी, खास तौर से ब्राह्मणों की नाराजगी थी, उसको भी मैनेज करने की कोशिश की है। साथ ही जो पीडीए जिसके बारे में समाजवादी पार्टी जो चैलेंजर है, बड़ी चैलेंजर है उत्तर प्रदेश में, तो वो पीडीए की काट का जैसा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सबको जोड़ने की कोशिश दिखाई पड़ती है इस टीम में। जी कार्ड तो चला 2024 में, इतना तो हम मान सकते हैं कि अखिलेश यादव जो पीडीए लेकर के चल रहे थे वो कार्ड चल गया। उससे पहले उतना तवज्जो नहीं मिल रहा था। पीडीए जब अखिलेश यादव ने नारा दिया उस वक्त लगा कि ये नहीं चल पाएगा, लेकिन 24 इलेक्शन में उसका असर दिखा। क्या बीजेपी को ये चीज अब समझ में आ गई है कि अगर हम पीडीए को सीरियसली नहीं लेंगे तो 27 में मुश्किल हो सकती है? इसमें कोई शक नहीं। 24 में जो इलेक्शंस हुए थे उसके नतीजों के कारण और भी हो सकते हैं, संविधान बदलने वाली बात हो सकती है उसके चलते, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूत हो सकता है। लेकिन यहाँ बीजेपी के साथ में दो बातें हैं। देखिए, बीजेपी के पक्ष में दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस में बीजेपी ने इस बात का ख्याल रखा है कि कटिंग अक्रॉस ऑल द कास्ट, वो जो अगर मान लीजिए हैंड होल्डिंग कर रहे हैं या मतलब डिलीवर करना चाह रहे हैं गरीब लोगों को, वो कटिंग अक्रॉस ऑल द कास्ट है। ठीक है, ये बीजेपी के पक्ष में है। और जो विपक्ष है, जो समाजवादी पार्टी है, उसके पक्ष में सबसे बड़ी बात है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि 10 साल इस सरकार को हो गए हैं। उस 10 साल के कार्यकाल के दौरान कुछ लोगों का, जिनको सुविधा नहीं मिल पाई सरकार से, उनका नाराज होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और अखिलेश यादव भी बड़ी मजबूती के साथ में पिछड़ों को साथ में, और उनके अखिलेश यादव के साथ में अल्पसंख्यकों का भी की बड़ी ताकत पीछे थी। ठीक है कृष्ण मोहन जी, मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मुकाबला तो दिलचस्प होने वाला है। ठीक है कृष्ण मोहन जी, जो ये टीम सामने आई है, इस टीम को लेकर के लगता है कि ये आप लोगों ने 2027 के लिए जीत वाली टीम तैयार कर ली है और पीडीए का काट आप लोगों ने निकालने की कोशिश की और उसमें सफल हुए हैं या नहीं, वो तो 27 में पता चलेगा। अभिषेक जी, एक बात स्पष्ट कर दो कि हम 2 बार से सत्ता में हैं, अब तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार के परिदृश्य से देखा जाए तो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत ने बिल्कुल सही बात कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, इस पे हम 22 में सत्ता में आए थे। हम 17 में समाजवादी पार्टी के अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदेश जनता ने हमें मैंडेट दिया था, परंतु जब हम पुनः 22 के चुनाव में गए तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे गए, बेहतर प्रशासन के नाम पर गए, जनता की सुरक्षा के नाम पर गए, बेहतर सड़क व्यवस्था के नाम पर गए, हम सत्ता में आए। और 22 से लेके अब जब 27 की बात हम करते हैं, पूरा जब 27 में हम जाते हैं, तो एक बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में, रोजगार के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए जनता पुनः हमें चुनाव करेगी। परंतु हम संगठन की जहाँ पर चर्चा कर लें, अभी हम संगठन पे बैठे हुए हैं, तो अभी जो आपने अभी स्वरूप देखा जो संगठन का, इसके पूर्व में हर बार भारतीय जनता पार्टी की ऐसे ही नए लोगों का समन्वय, पुराने लोगों का अनुभव,
संगठन रूप में लंबे कालखंड से कार्य करते हुए लोग, इन सारे लोगों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन तैयार करती है। और उसमें ज्यादा चलने वाले, तेजी से चलने वाले लोग, कुछ लोगों का विशेष अनुभव, कुछ लोगों की संगठनात्मक क्षमता, इन सारे लोगों को साथ लेके जो नहीं, तो इसमें तो कार्यकर्ता ये भी पूछ रहे हैं कि जो पैरासूट एंट्री होती है, अब पूजा पाल हैं, उपाध्यक्ष बना दिया गया, तो ये भी तो निश्चित तौर पर देखिए, पूजा पाल जिसे हम भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल में कोई व्यक्ति जाता है तो निश्चित तौर पर उसके अनुभव को, उसके कार्यशैली को या उसके द्वारा किए गए पूर्व के अनुभव को देखते हुए हर संगठन उसका सहयोग करता है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, तो पूजा पाल जी का ऐसा कौन सा अनुभव, पूजा पाल जी का ऐसा कौन सा अनुभव आपको दिख गया कि उन्हें इस तरीके से अचानक से उपाध्यक्ष बना दिया गया? निश्चित तौर पर पूजा पाल जी अभी विधायिका भी है और उनका अपने जाति विशेष में, क्षेत्र विशेष में विशेष अनुभव है। मतलब जाति पे तो आप भी आ गए, आप तो कहते हैं जाति की बात नहीं करते हैं। मैं पुनः कह रहा हूं अपने क्षेत्र विशेष पर नहीं, अभी आपने जाति कहा, इस वजह से क्षेत्र विशेष में जिस क्षेत्र में काम करती है उनका एक बड़ा अनुभव है, तो उस अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर मिलेगा। और आप देखेंगे पूरी टीम में तो पैरासूट एंट्री की जो चर्चा आप कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको डायरेक्ट लाके और हमने बैठा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी टीम है, सारे के सारे लोग किसी ना किसी दायित्व पर लंबे कालखंड से कार्य करते हैं या उनका एक लंबा अनुभव रहा है। उन्हीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी की इस मुख्य टीम में जगह मिली है और आगे भी जिन लोगों को जगह मिलेगी तो ऐसे ही लोगों को जगह मिलेगी। ठीक है पूजा जी, आप लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सामने एक ऐसी टीम तैयार है जो आप लोगों को टक्कर देने के लिए है। अभिषेक जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। जी, और नमस्कार। भाजपा किसको क्या बनाती है, भाजपा की स्वयं की इच्छा है, कब किसको कहां समाहित करती हो। आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी की पीडीए, अब भाजपा की लिस्ट आई और कितनी फुर्सत में आई कि अपना खुद के पार्टी का नाम भी सही तरीके से नहीं लिख पाए। इतनी फुर्सत से इन्होंने लिस्ट निकाली हुई है और उसके बाद में बात किसकी चल रही है, चर्चा हो रही है समाजवादी पार्टी के पीडीए की। तो समाजवादी पार्टी के पीडीए की विजय तो यही पर है ना कि जब हम सबके अधिकार के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो भाजपा के उनके संगठन पर भी प्रेशर पड़ जाता है कि हमको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। पर ये बात तो तय है ना अभिषेक जी कि चुनाव को महज मैक्सिमम 10 महीने रह गए हैं और जो है अभी ये सरकार कह रही कि नहीं हम ये पीडीए को या फिर इनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं संगठन में कहने से नहीं होता है, आपको धरातल पे काम करना होता है, एनफोर्समेंट भी दिखानी होती है। एनफोर्समेंट है नहीं इनके यहाँ पे है कि अगर आप देखेंगे तो जो प्लेटफार्म भर्ती आई हुई थी, आरक्षित 1700 सीटें खा रहे थे, समाजवादी पार्टी आकर के सड़क पर धरना प्रदर्शन करती, फिर 1700 सीटें बढ़ाई जाती है। अभी भी टीजीटी और पीजीटी वालों का प्रोटेस्ट चल रहा है। कल ही उन्होंने खून से लिखा हुआ पत्र भेजा है सरकार को, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। निषाद पार्टी ने इनके साथ में गठबंधन किया हुआ था क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही, चाहे सत्य नेताजी रहे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी रहे, निषाद समुदाय को एससी में डालने के लिए एप्लीकेशन लगाई, वो केंद्र सरकार के पास में होता, हम यहाँ से पास करके भेज सकते हैं। पर वो गए अपने कहे कि हम इन शॉर्ट मैं समझू तो पूजा जी पीडीए यानी आपको देख करके बीजेपी ने ये लिस्ट तैयार की है। ये तो सारे मीडिया वाले कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, ये आपने जो अभी बोला उससे भी ये प्रतीत हुआ कि आप भी यही कहना चाह रही हैं। नहीं, ये जब क्योंकि भाजपा वाले खुद कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं। और एक चीज बात, अभी आपने पूजा पाल जी की बात की, उनको कंसोलेशन प्राइज दिया गया हुआ है और कंसोलेशन प्राइज आपको भी पता है कि उससे जनता नहीं जुड़ती है। मैं इलाहाबाद से हूँ और मुझे पता है कि पूजा पाल जी के समर्थक क्या चाहते थे और उनको किस लाइन पे लगा हुआ खड़ा सोच करके रखे हुए थे, कब कहाँ किधर पर्ची गई, कब कहाँ किधर पर्ची फटी और कब जाकर के इनको कंसोलेशन प्राइज दिया। मुझे नहीं पता कैसे कन्विंस किया होगा। तो कंसोलेशन प्राइज से जनता नहीं कन्विंस होती, जनता को धरातल पर एनफोर्समेंट चाहिए होता है, काम चाहिए होता है। और 10 सालों में आपने ऐसे काम नहीं किए कि आप जाकर के जनता के बीच में करें। अब तो सोचिए खुद का संगठन आपको बनाने के लिए पहले आप कहते हैं कि मंत्रिमंडल से पहले आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा और फिर आता है और इस तरीके से इतनी हड़बड़ाहट में आता है कि आप अपनी पार्टी का नाम तक सही क्रॉस चेक नहीं कर पाते कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है कृष्ण जी, जल्दी से एक छोटा सा रिप्लाई, क्योंकि आप लोगों के पास काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है तो ये सारी चीजें आप लोग कर रहे हैं। ये काम गिराने के लिए तो इतने हैं कि वो कम पड़ जाएंगे, परंतु अभी लिस्ट की चर्चा जो अभी हमारी साथी कर रही थी, बाकी लोग भी कर रहे हैं,
ये जो पीडीए बार बार चिल्ला रहे, ये पीडीए एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। ये दलितों की बात करते पब्लिक, ये इनके पीडीए में डी है, दलितों की बात करते, सर्वाधिक दलित अपराध जो है इनके एक वर्ग विशेष करता है, एक जाति विशेष करता है, एनसीआरबी का डाटा आ गया। ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों का बड़ा समूह जो बार बार कह रहा है साहब अखिलेश जी हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इमरान मसूद चिल्ला कह रहे हैं कि साहब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, मुसलमान आपके साथ नहीं रहेगा। पिछड़ों में सर्वाधिक वोट 2022 में भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो पिछड़ों में एक जाति विशेष है जो इनके साथ करी है। इनके अल्पसंख्यक जो इनका आता है, अल्पसंख्यक जो 2022 में सर्वाधिक वोट किया था इनको डाटा के हिसाब से, अब वो इनके साथ नहीं रहा। तो अब इनका पीडीए एक परिवार डेवलपमेंट पार्टी है, हो नहीं सकता है, परंतु भारतीय जनता नहीं, पार्टी तो वो जो ए है उसमें उस ए को तो आपने भी अपने करीब लाने की कोशिश नहीं की। अगर उनसे दूर आप कह रहे कि क्योंकि ए का प्रतिनिधित्व तो यहां भी नहीं दिख रहा है। देखिए इनका हमारे यहाँ तो अल्पसंख्यक मोर्चा है साहब, उसके लिए हम कहने की आवश्यखता नहीं है। अल्पसंख्यक मोर्चा उसके पदाधिकारी है, उसकी बड़ी टीम है। हम चिल्लाते नहीं है, हम समाज की हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देते हैं, समाज के अंतिम पैठान पर खड़े व्यक्ति का को प्रतिनिधित्व मिले। वही क्या उपाध्यक्ष महामंत्री व्यवस्था बनाई है जिसको नहीं कृष्ण जी, उपाध्यक्ष महामंत्री बनने के योग्य एक भी आपके यहाँ वैसे नेता नहीं थे, एक भी नेता नहीं थे ए वाले जो आप उस तरीके से नाम वहां दे सके, उपाध्यक्ष हो, मंत्री हो, महामंत्री हो। अभी अल्पसंख्यक मोर्चा है साहब, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश नहीं, मैंने बनेगा, महामंत्री बनेगा, उसके प्रदेश मंत्री बनेंगे, एक बड़ी संख्या में टीम आएगी। तो हमारे पास तो उसकी मोर्चा है, उसमें उनके नेताओं को चुनाव होगा। ठीक हम ये माइक लेके चिल्लाते रहे कि हम आपके लिए कार्य करते हैं और सर्वाधिक दंगे उनसे कराएं, सर्वाधिक नुकसान उनका कराएं और सर्वाधिक मुकदमे वो झेलें, जब दूसरी सरकार आए तो जेल में वो जाए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, सबको साथ लेके चलती है, सबको संविधान और कानून की बात करती है। आप संविधान सम्मत कार्य कीजिए, कानून सम्मत कार्य कीजिए। आपको न दंगा करने की आवश्यकता है, न मनबढ़ाई करने की आवश्यकता है। दंगा करेंगे, गुंडाई करेंगे, जेल जाएंगे, मुकदमे होंगे, इससे अच्छा है समाज में समन्वय बना के रहे। आपकी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप कार्य कीजिए। देश की जनता संविधान पर विश्वास करती है, कानून पर विश्वास करती है और उसी के साथ पर चलना होगा। ठीक है संजीव कौशिक जी, अब जब इस लिस्ट को देखते हैं, क्या ओबीसी वर्ग में अगर हम देखें, क्योंकि हर वर्ग को एक तरीके से साधने की कोशिश दिखती है, तो उसमें ओबीसी को क्या गैर यादव ओबीसी को टारगेट करने की थोड़ी ज्यादा कोशिश दिखती है आपको, और दलितों में गैर जाटव को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश आपको दिखती है, अगर इस तरीके से हम देखें तो? अभिषेक जी, 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वो फ्री स्टाइल जो एक कुश्ती होती है उस तरह से लड़ना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी जगह पर अपने आप को कमजोर होते हुए नहीं देखना चाहती। कोई उसके लिए मायने नहीं है, कोई उसका नियम नहीं है। आपने देखा, जब गौर से आप देखेंगे तो जो भाई भतीजावाद और परिवारवाद पर चोट करने वाली भारतीय जनता पार्टी साफ दिखाई दे रही है कि किस तरह से रक्षा मंत्री, उनके बेटे खुद रक्षा मंत्री हैं, बेटे उनके विधायक हैं, और दूसरे बेटे की भी एंट्री इसमें उपाध्यक्ष के तौर पर आपको दिखेगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ये भी मैसेज देती है कि दूसरी पार्टियों से यदि आप छोड़ के आते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ दरकिनार कर दिया जाएगा। भले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दरी बिछाए, कुर्सी लगाए, उनको दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन आयातित ऐसे पार्टी के नेताओं को निश्चित तौर पर जगह मिलेगी, और उसके बहाने ये भी एक मैसेज है कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं। उससे दो कदम आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमने देखा है कि किस तरह से ब्राह्मणों का एक छोटा सा सम्मेलन होता है और पंकज चौधरी जाकर गरजते हैं, बरसते हैं। नाराजगी उस क्षेत्र में भी है, उस वर्ग विशेष में भी नाराजगी है। आपने शंकराचार्य के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसकी वजह से नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सबसे बड़ी विकराल समस्या आज के वक्त में खड़ी है। जिस तरह से राम मंदिर में चंदे चोरी की बात हो रही है, वो कहीं से पकड़ने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। आप राम को लाए थे तो क्या चंदा भी चोरी करेंगे, वो तमाम बहुत सारी। और ये जो आपका जो मूल प्रश्न था कि वो साधने की कोशिश करेंगे, निश्चित तौर से मैंने कहा कि ये पूरी टीम ही जब आप गौर से देखेंगे तो पूरी टीम में ही आपको समाजवादी पार्टी के पीडीए की छाप आपको दिखाई देगी, कैसे उसको काटे हैं। ये बात हम बिल्कुल इससे मुतमईन है कि आपके सामने लिस्ट भी है, आप निकाल के जब देखेंगे तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से अपने असंतुष्ट को बाहर से आए हुए लोगों और किस तरह से वो समीकरण बैठाती है जिसकी वजह से वो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में भी भीतर से असंतुलन जो बना हुआ है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी। वो संतुलन बनाए रखना भी, तो चुनौतियां बहुत ज्यादा है।
और 10 साल के इनकम्बेंसी की बात तो वो सामने है ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भारतीय जनता पार्टी उसको मानेगी भी नहीं। लेकिन अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस तरह से हमलावर विपक्ष है आज के वक्त में, तो ये जो अभी टीम जो बनी है, इसमें छाप कहाँ की ज्यादा है, लखनऊ या दिल्ली या पंकज चौधरी? नहीं, निश्चित तौर पर वो लखनऊ को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अभी इसमें दिल्ली की छाप ही नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जब बदले गए हैं तो उनकी एक टीम, और ये भी हमें कहने में कोई गुरज नहीं कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, कितना वक्त रह गया है इस टीम को जमीन पे काम करने के लिए, आखिर कितना वक्त रह गया है? ये सिर्फ दिखावे के लिए होगा। जमीन पे यदि काम करना था तो पहले आपको इस टीम के लिए काम करना था, पहले से ये परिवर्तन करना था ताकि वो जड़ें मजबूत होती। अचानक ऐसा क्या कर लेंगे आप? तो ये एक मैसेज देने का प्रयास है, आप कितना जमीन पर ये काम कर पाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर जैसा 24/7 ठीक है, छाप लखनऊ की दिखती है, तो फिर इसमें जो पीडीए की अगर बात है कि पीडीए को काटने की कोशिश है, तो इसमें ए तो बिल्कुल साफ है, ए तो है ही नहीं। जी हाँ, हमसे जी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम वो कहती है, उनके नेता कहते हैं, उनके मंत्री कहते हैं, विधायक कहते हैं कि हमको इनकी जरूरत नहीं है। तो वो खुलेआम ये बात कहते हैं कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, और कहीं वो दिखता भी नहीं है। जो ज्यादा प्रेम प्यार दिखाएगा उससे कट्टी हो जाएगी, वो तो उनके लिए गले का फांस बना हुआ है। उनकी राजनीति ही ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है। वो इस बार भी देखेंगे कि आप किसी न किसी बहाने कोशिश की जाएगी। हालांकि जिस तरह से चंदे चोरी पर वो फंसे हुए आज के वक्त में दिखाई दे रहे हैं, इस बार शायद ये भी न चल पाए आज के वक्त में। ठीक है, तो ये देखते हैं आगे 27 में चीजें होंगी। वक्त बहुत कम, जैसा आपने बोला कि 8-10 महीने का वक्त है। रजनीकांत जी, आपसे भी थोड़ा सा ये चीज समझना चाहेंगे कि छाप आपको इसमें ज्यादा कहाँ की दिखती है, और क्या वाकई में आते आते देर कर दी? देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी एक का जो संगठन है, या मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वेल ऑयल्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड मशीन है। तो इसमें ये कहना ठीक नहीं होगा कि कहाँ की छाप है, लखनऊ या दिल्ली की। ऑफ कोर्स दिल्ली में भी लखनऊ के नेता कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उनका भी परामर्श शामिल होगा इसमें जरूर, इस टीम को गठित करने में। लखनऊ के लोगों का भी जाहिर सी बात है, उनकी भी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं इसमें शामिल जरूर की गई होंगी। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की ताकत देखिए अभिषेक जी है क्या? सबसे बड़ी ताकत है उनका संगठन। उनका संगठन जो है वो इतना मजबूत है, और गांव-गांव, गली-गली तक इस तरह से फैल चुका है। और इसमें मदद करने वाला एक ऐसा संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, जो बहुत मजबूती के साथ घर घर जाकर के सब लोगों को जोड़े रखने का प्रयास करता रहा है, निरंतर करता रहा है। वो कहीं रुका नहीं है किसी भी तरह से। संगठन के मामले में समाजवादी पार्टी भी मजबूत है, उसके पास भी अपना संगठन है, इसमें कोई शक नहीं। आ रहा हूं पूजा जी, आ रहा हूं। लेकिन कुल मिलाकर के संगठन की मजबूती ही भाजपा की। अच्छा, बाकी रहे इश्यूज की बात, जैसे राम मंदिर का मसला है, महंगाई का मसला है, भ्रष्टाचार का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे इसमें मैं तो बहुत पहले से चुनाव देख रहा हूँ, उसमें महंगाई कभी मुद्दा बना ही नहीं। एक 77 के अलावा, 77 में जरूर जब चुनाव हुए थे तो महंगाई एक मुद्दा बन गया था। और दूसरी बात यह है कि एक चुनाव में एक बड़ा नैरेटिव या मुद्दा यदि चल जाता है, वो दूसरे चुनाव में चलता ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती दो हैं। एक तो भ्रष्टाचार, करप्शन को लेकर के लोग जरूर, ऐसा लगता है मुझे, परेशान दिखते हैं। दूसरा बेरोजगारी, मतलब जो नौजवान हैं उनको ठीक से काम नहीं मिल रहा, उनको प्रदेश छोड़ करके कहीं जाना पड़ रहा है। ये दो मुद्दे भाजपा को टैकल करने होंगे, बहुत इनके लिए मुश्किल आ सकती है उसको लेकर के। लेकिन सवाल यह है कि अगर विपक्ष कह रहा है कि ये परेशानियां हैं, ये दिक्कतें हैं, तो विपक्ष कोई ऐसा मॉडल सामने नहीं रखता। लेकिन रजनीकांत जी, आपको लगता है कि जो दो मुद्दे आपने कहा कि रोजगार हो या भ्रष्टाचार हो, चुनाव आते आते ये तो मुद्दे रह ही नहीं जाएंगे? ये भी एक बड़ी सच्चाई है। यूपी बिहार में आप बिल्कुल अगर इन चीजों की चर्चा शुरू करें, हाँ हो सकता है चुनाव से 1 साल पहले, जो अभी 1 साल बचा है लगभग, तो 1 साल पहले शुरुआत तो होती है, लेकिन अंत जाते जाते होता क्या है?
बिहार में हमने हाँ, देखा नहीं, वो गमछा, कट्टा, मारबो रे, क्या क्या आ गया। तो कुल मिला के अभिषेक जी, मैं भी थोड़ा सा घूमता रहता हूँ प्रदेश में जी। तो मैंने जगह जगह लोगों से बात करता हूँ, जैसे कि भाई 27 में क्या होगा, बोले कि चुनाव तो जाति पे आधारित होगा, लेकिन इस सरकार में सुकून है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। सुकून का मतलब ये है कि कोई हमको ऐसे आराम से परेशान नहीं कर रहा कोई। हम अपना काम धंधा कर रहे हैं, हमको कोई जो है क्योंकि किसी प्रकार का कहीं से कोई दबाव नहीं। हाँ, ये है कि नेताओं की कम चल रही है, अफसरों की ज्यादा चल रही है। मतलब एक कानून व्यवस्था वाली बात। एडमिनिस्ट्रेशन है जी, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में लिए हुए चीजों को। अब ऐसा नहीं है कि कोई नेता जाकर के और वो थाने में जाकर के दबाव डाल करके किसी को छुड़ा ले या ये सब कर ले। ये सारी चीजें पूजा जी बोलना चाह रही थी, बोलिए। तो, पूजा आ रहा हूँ। अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक जी को सुन रही थी, तो मुझे लगता है कि इनको एक बार फिर से धरातल पर उतर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से जो है सुकून है जनता को। जनता से लेकर के नेता तक एडमिनिस्ट्रेशन से तो परेशान है। आप चले जाइए थाने पर, आपकी एक सही FIR होगी, वो भी नहीं दर्ज की जाएगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही बोलबाला चल रहा है माता लक्ष्मी जी का, कि जहाँ पे माता लक्ष्मी जी की जो है भारी पटदारी है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, वो जो है आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस कर देगी। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने इसी महीने कहा ना, मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस की, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार को प्रसन्न करने में लगी हुई है, संविधान के लिए काम नहीं करती है। और आप ये भूल जा रहे हैं, आप RSS के लोगों से मिले होंगे, अगर राजनीतिक विश्लेषक हैं तो मुझे पता है, पक्का मिले होंगे। आपको पता होगा कि जितना पब्लिक डोमेन में दिख रही है नाराजगी समुदायों के बीच में, ब्राह्मण समाज के बीच में और सबके बीच में, उससे कहीं ज्यादा विद इन द पार्टी है। RSS के लोग भी उपेक्षित फील कर रहे हैं भाजपा सरकार में। और RSS जो आपने कहा ना कि संगठन इनके लिए काम करेगा, RSS काम करने को बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि उनकी भी उपेक्षा की जा रही है। यहाँ पे चल किसका रहा है, यहाँ पे चल रहा है जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, तो सतीश महाना जी का पत्र रहेगा तो उस पत्र तक का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। अगर डिप्टी CM जो है पत्र लिखेंगे तो उस पत्र तक का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। किसकी चलेगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के। और केंद्र का मसला हो गया, तो केंद्र का मसला अगर हो जाता है तो क्यों ना आप मध्य प्रदेश के CM ही हो जाए मोहन यादव, और यादव है तो आपके अगेंस्ट में कार्रवाई चालू हो जाएगी। और हेमंता बिस्वा शर्मा है, शुभेंदु अधिकारी है, बीरेन सिंह है, पेमा खांडू है, तो भले आपके ऊपर में कितने भी करप्शन के चार्जेस रहे, आपके ऊपर में कार्रवाई नहीं होगी। अब यही थोड़ा सा समझ से परे है पूजा जी, मोहन यादव के लिए प्रेम कैसे जग गया आप लोगों का? नहीं, प्रेम नहीं जग, नहीं ये प्रेम ही है, ऐसा नहीं है। इसको प्रेम ना कहें तो और किसको प्रेम कहें, आप बताइए। आपको जो देनी है उस पर संज्ञा देनी है, और या फिर मैं कहूँ वर्ब जो भी आपको एडजेक्टिव देना है आप एडजेक्टिव दीजिए। हमारे लिए ये तथ्यात्मक बात आपके लिए भी होनी चाहिए कि इतने मुख्यमंत्री हैं भाजपा सरकार के, जिन मुख्यमंत्रियों के ऊपर में इतने गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप होने के साथ साथ में साक्ष्य मैंने नाम लिया 4 मुख्यमंत्रियों का। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं, और जो मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, और वर्तमान के असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, वर्तमान के वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं आपके शुभेंदु अधिकारी, और भूल ही जाइए जो महाराष्ट्र के डिप्टी CM है वर्तमान समय में। इन सब के ऊपर में कितने गंभीर आरोप है, किसी के ऊपर में कोई कार्रवाई, कोई चर्चा हुई क्या? नहीं हुई। ये लोग तो यहाँ चले आए, उनको सेव करके रख दिया गया, और मोहन यादव जी को क्योंकि उनके नाम के आगे यादव लगा है, और तो कोई डिफरेंस नजर में आता नहीं है। भाई वो भी भाजपा में है, भाजपा के साथ में है, भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, और बाकी सारे भी इतने जो करप्टेड लोग हैं वो भी भाजपा के साथ में रह करके मुख्यमंत्री बने हुए। उनको तो CBI ने बुलाया भी नहीं, इन पे चालू हो गया क्योंकि इनके नाम के आगे यादव। अगर कोई चीज दिखेगी कि आपको जाति धन देकर के टारगेट किया जा रहा है तो उस पर प्रश्न उठेगा, प्रश्नवाचक क्रिया है, इसलिए समाजवादी पार्टी प्रश्न कर रही है। समाजवादी पार्टी ने भगवान श्री राम जी के मंदिर पे चंदा का जो करप्शन चला था उस पर प्रश्न किया। समाजवादी पार्टी ने जब बटुकों की शिखा खींची गई उस पर भी प्रश्न किया। अभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे ना कि यहाँ पर इनके यहाँ संगठन में बड़ा स्ट्रॉन्गनेस रहता है। अगर स्ट्रॉन्गनेस रहता है तो डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोल क्यों नहीं पाए 1 महीने तक कि जो बटुकों की शिखा खींची गई गलत खींची गई, उनको निर्वस्त किया गया, गलत निर्वस्त किया गया। ऐसे अफसरों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, और आज तक ठीक है पूजा जी, तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।